मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर की आप पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल के बारे में, मेंडलीफ प्रेडिक्ट लॉ के बारे में कि मेंडलीफ साहब ने इसके बारे में क्या कहा, उन्होंने कैसा टेबल बनाया था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं मेंडलीफ साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने प्रेडिक्ट टेबल को बनाया। बोला सर आपके धन्यवाद देने से वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं, हम अक्सर हाँ ऑफलाइन की जो भी क्लासेस जो भी स्कूल में मैं भी हूँ वहाँ मैंने तो धन्यवाद दिया ही है, साथ ही साथ मैं ऑनलाइन में भी अभी धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि यार सोचो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को उन्होंने कितना सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि अगर कोई भी चीज़ जो घर में पाया जाता है, कोई भी चीज़ जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, जो नॉर्मल लाइफ को ईजी करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, अब सोचो तुमको ऐसे ही दे दिया जाए और तुमको मालूम तक नहीं है, तुम बचपन से देखे भी नहीं हो कि कौन सा चीज़ को कहाँ रखा जाए और उसको रखने की बारी आए, उसको रखने की बात की जाए तो तुम किस तरीके से उसको ऑर्डर में रखोगे। वॉशिंग मशीन को रख दोगे किचन में और फ्रिज को रख दोगे ले जाकर के बाथरूम में, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि किसको कहाँ रखना चाहिए। तुम देख रहे हो, देखे हो कि वो चीज़ यहाँ रहता है इसलिए तुम रखोगे सही जगह पे, लेकिन अगर नहीं मालूम होता तो वैसे ही रखते जैसे गलत सलत कहीं भी कुछ भी। लेकिन सोचो मेंडलीफ साहब को धन्यवाद क्यों न दे इस बात के लिए कि उस समय बात है 1869 की, 1869 ईस्वी की। उस समय 63 एलिमेंट खोजा जा चुका था। ठीक है, और वो 63 एलिमेंट को उन्होंने किस तरीके से है ना सारे एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में दिया था, मतलब अनबिलीवेबल है यार। कितनी बड़ी वर्क है, कितनी बड़ी काम, कितनी बड़ी जॉब है कि उन्होंने ऐसा काम किया है ना। तो चलो बिना देर किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि ये बात है 1869 ईस्वी की, तो मेंडलीफ साहब जो अपना काम किए, जो उन्होंने टेबुलर फॉर्म बनाया था सारे एलिमेंट्स को लेकर के, वो 1869 में बनाया था। ठीक है, और जो बेस्ड था मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल, जो बेस्ड था जो बेसिस था वो एटमिक मास के ऊपर था, एटमिक वेट के ऊपर था। वो इंक्रीजिंग एटमिक मास के ऊपर उन्होंने एडजस्ट किया था सारे एलिमेंट्स को। पहला क्वेश्चन यहीं से उठाता है, चाहे बीएससी भी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड मैटर नहीं करता है यार। आईसीएसई में क्या है, हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। कंसेप्शन वही होता है, चीजें केवल हाई और लो कर दी जाती है। इज दैट ओके? तो कहने का मतलब है, याद रखिएगा कि मेंडलीफ प्रेडिक्ट लॉ जो है वो किस बेस पे है, एटमिक मासेस पे है, इंक्रीजिंग एटमिक मास के ऑर्डर पे है। इज दैट ओके? हालांकि ये सारे मास जो है वो ऑर्डर वाइज नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं करता इस चीज को। कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, और वही ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस बनी है ना। क्या है आगे देखते हैं, फिलहाल ये समझे। तो सारे 63 एलिमेंट्स को 1869 के में उन्होंने क्या किया कि एक टेबुलर फॉर्म बनाया। उस टेबुलर फॉर्म में उन्होंने क्या किया कि 7 पीरियड बनाया। कितना पीरियड बनाया? 7 पीरियड, और 9 ग्रुप बनाया। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट को ध्यान से न सुना गया आपके द्वारा तो ऐसी स्थिति में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि सर बुक में 6 को ड्रा किया हुआ है ना, आप 7 को बता रहे हैं। मतलब हर चीज में आप है ना एक चीज को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, समझ नहीं आता आपका क्या चक्कर है। अरे भाई, उन्होंने 9 ग्रुप बनाया और 7 पीरियड बनाया, लेकिन एक ग्रुप जो था लास्ट वाला ग्रुप उन्होंने 0 ग्रुप कहा उसको, और वो जो 0 ग्रुप था वो नोवेल गैस के लिए था। ठीक है, 9th नंबर जो ग्रुप था वो किसके लिए था? नोवेल गैसेस के लिए था। ठीक है, और उस समय 1869 तक नोवेल गैस का खोज नहीं किया गया था, लेकिन हाँ वो उन्होंने जगह छोड़ दिया था कि कुछ जो एलिमेंट खोजे जाएंगे जो अगर इस तरीके का नेचर होंगे, जो कि इनर्ट होंगे, जो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको हम लोग 9th नंबर ग्रुप में रखेंगे। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब जो ये 8 ग्रुप बचा, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप बचा। इस 8 ग्रुप में आप एक चीज देख रहे होंगे, ए बी 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 लिखा हुआ है और 8 में नहीं लिखा हुआ है। तो 9 ग्रुप के बाद जो 8 ग्रुप बचा, इस 8 ग्रुप में 7 ग्रुप जो था सब यहां लिखा हुआ है। देखो 7 ग्रुप जो था वो नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया, जितने भी एलिमेंट होते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट एक जो ग्रुप रह गया लास्ट वाला 8 नंबर, इसमें ए भी नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप था वो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए था। किसके लिए था? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो 7 और 1 8, और एक नोवेल के लिए, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 9। 9 में 8 नॉर्मल एलिमेंट, एक नोवेल गैस, 8 में 7 नॉर्मल एलिमेंट, और एक जो हो गया वो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हो गया। ठीक है,
तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ए हो गया 8 नंबर ग्रुप। और ट्रांजिशन किसको कहते हैं? वैसा एलिमेंट जिसकी कि डी ब्लॉक जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जनरली ये जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इज दैट ओके? आपने अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर भी जरूर देखिए, वो भी अपलोडेड है, बहुत कुछ वहां से भी आपको मिल सकता है कंसेप्ट। रही बात पीरियड की, तो पीरियड में जो है ना वो 6 ही पीरियड बुक में भी दिखाया हुआ है, आपको हमने यहां भी बनाया है। तो कहोगे सर 7 पीरियड बोल क्यों दिए फिर आप? देखो यार 7 पीरियड मैंने इसलिए बोला क्योंकि 7 पीरियड के जो एलिमेंट्स थे ना उस टाइम इनकम्प्लीट थे, वो खोजा गया ही नहीं था, ठीक है ना। और कुछ था तो उसकी कैरेक्टर चल ही रही थी कि ये किसको किस में रखा जाए, क्योंकि ऐसे ही किसी चीज को अरेंज नहीं कर सकते हैं कि वहां रख देते हैं, मन किया तो यहां रख देते हैं, ठीक है ना। तो 7 वाले जो एलिमेंट्स थे, 7 पीरियड वाला जो एलिमेंट्स था उसका ये था ना कि वो कंप्लीट नहीं था, इस कारण से हम लोगों ने नहीं रखा। अब देखो एक चक्कर है यहां और भी, तो याद रखेंगे कितने ग्रुप थे? मेनली फॉर्म 8 थे, 8 में 7 ट्रांजिशन थे, एक जो है वो 7 जो थे नॉर्मल थे, एक जो है वो ट्रांजिशन थे। इधर में 7 पीरियड थे लेकिन 6 कंप्लीटेड थे, 1 अनकंप्लीटेड थे, जिसके कारण से हम लोगों ने इसको इंक्लूड नहीं किया। अब ए बी जो लिखा हुआ है बाबू, इस ए बी का क्या है? तो 3 पीरियड तक, अब देखिए 3 पीरियड तक एक कॉलम में, जैसे ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो वर्टिकली एक्सेस पे देख रहे हैं ना, ये वर्टिकली जो देख रहे हैं इसको ग्रुप कह रहे हैं, और ये जो ऐसे हॉरिजेंटली देख रहे हैं इसको हम लोग रो कहते हैं। इसी रो को पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको पीरियड कहा गया। अब जो है तो आप देखिए कि 3rd पीरियड तक, जैसे फर्स्ट में हाइड्रोजन है तो कहोगे सर हीलियम, अरे हीलियम मॉडर्न में ना तुम जान रहे हो, तुम होशियार हो, पकड़ ले रहे हो कि हीलियम ना लिखे हैं सर। अरे हीलियम मॉडर्न में ना लिखा हुआ है, हीलियम उस टाइम तो खोजा ही नहीं गया था, इनर्ट तो खोजा ही नहीं गया था ना, तो इसलिए फर्स्ट में हाइड्रोजन हो गया। अब इसके बाद देखो लिथियम है, और यहाँ से जो भी है सब सिंपल एलिमेंट है। लेकिन 4 नंबर जो पीरियड है, 4 5 6, ये 3 पीरियड जो आप देख रहे हैं, ये तीनों पीरियड के अंदर में डबल डबल एलिमेंट है। देखो यहाँ भी डबल, यहाँ भी, यहाँ ट्रिपल ट्रिपल, यहाँ डबल डबल डबल, सब में डबल एलिमेंट है। ये डबल एलिमेंट ये बताता है कि जैसे हम यहाँ बात करें पोटेशियम की, 4th में आ जाओ, तो ए सेकेंड ग्रुप के ए में पोटेशियम और बी में कॉपर, 3rd ग्रुप के, ध्यान से देखो, 3rd ग्रुप के ए में कैल्शियम, बी में जिंक, 4th ग्रुप के ए में स्कैंडियम, बी में गैलियम, 5th ग्रुप के ए में टाइटेनियम, बी में जर्मेनियम, 6th ग्रुप के ए में वेनेडियम और बी में, मतलब जो जिसके ऊपर नीचे ऐसे लिखा हुआ है, तो याद रखना ए वाला ऊपर वाला है और बी वाला उसके नीचे वाला है। एकदम सिंपल है। पहले तो इसको देख ही में डर लगता था बच्चा लोग को, या डर ही लगता है इधर कैसे बनाया हुआ है, मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। ए बी यू बी का ऊपर ऊपर जो एलिमेंट हम सब में लिखे हैं ना, वो सब ए का हो गया, जैसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 4 ए, 5th ए, 6th ए, 7 ए, ठीक है। और बी वाला जहां तक सवाल है, बी में जो आया है वो सब नीचे वाला, जैसे है ना, सिल्वर हो गया, कैडमियम हो गया, इंडियम हो गया, स्टेनस्टीन हो गया, एसबी एंटीमनी टेलुरियम हो गया, है ना, आयोडीन, यहाँ प्लेटिनम, यहाँ आयोडीन नहीं है, टेलुरियम है, प्लेडियम हो गया, ऐसे इस तरीके से। क्योंकि 8 में तो 8 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो पूरा का पूरा ट्रांजिशन है, ए बी का कुछ है ही नहीं इसमें इशू, है ना। तो आप बहुत ही अच्छे से इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इस प्रेडिक्ट टेबल की मेरिट क्या क्या थी, मेंडलीफ साहब को धन्यवाद क्यों दिया जाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए बहुत इजी चीज है कि सर हम बुक से उतार लेंगे, पर आप बिलीव नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बिलीव कि इसको बनाने, इसको लिखने, इसको बताने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप इसको जरूर बनाएं अपने से, आप सीख जाएंगे बनाएंगे तो। इज दैट ओके? आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं बात करते हैं मेरिट की, ठीक है ना। मेरिट ऑफ मेंडलीफ
प्रेडिक्टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल या लॉ कह लो, लॉ। पहला में था क्या, उन्होंने क्या किया, तो लिख देंगे कि इट इज बेस्ड ऑन, जो मेन पॉइंट है हम लिख लेते हैं, एटमिक, इंक्रीजिंग एटमिक मासेस, है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सबसे पहली बात कि ये किस पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग एटमिक मास पे, है ना, कोई दिक्कत। दूसरा क्या पॉइंट है कि ऑल एलिमेंट्स आर represented by their symbols in group and subgroup और in periods, है ना। सबसे पहले ग्रुप सब ग्रुप बनाए और सबको पीरियड बनाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, मेंडलीव पीरियडिक लॉ प्रिडिक्टेड existence of elements that had been not discovered at that time। बहुत सारे के लिए, जैसे में नोवेल हो गया एग्जाम्पल से, नोवेल हो गया, उसके लिए उन्होंने प्रिडिक्ट किया, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि उन्होंने एक वर्ड लगाया था ईका का मतलब होता है बिफोर माने कि पहले, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कुछ दिया और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी हम लिख दें। ईका बोरॉन उन्होंने एक वर्ड लाया था जो कि स्कैंडियम के लिए था, ठीक है, स्कैंडियम के लिए। फिर एक वर्ड लाया उन्होंने ईका एल्यूमिनियम, जो कि गैलियम के लिए था, कि मतलब गैलियम होगा अगला जो एलिमेंट खोजा जाएगा। ईका सिलिकॉन था, इसका मतलब क्या उन्होंने समझाया, जर्मेनियम के बारे में, ठीक है। ईका का मतलब होता है पहले, मतलब पहले बोरॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन, और खोजा जाने वाला जो एलिमेंट होगा जो आएगा उसके लिए उन्होंने एक ईका वर्ड लगा करके और इस तरीके से कहा। और ये पूछता भी है कि ईका बोरॉन इज कॉल्ड, ईका एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, ईका सिलिकॉन इज कॉल्ड, ठीक है। ईका मतलब होता है पहले, इज ओके, आप इस तरीके से इसको भी समझेंगे, ठीक है। पहला क्या था कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर एटमिक मास पे बेस्ड था। दूसरा क्या था कि जो है वो इसका सिंबल्स पे को देखते हुए एलिमेंट्स के और ग्रुप और सब ग्रुप में बांटा, पीरियड में बांटा उन्होंने, और वैसे एलिमेंट के लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया जो कि खोजा हुआ नहीं था, ठीक है ना। और टोटल, यहाँ एक नोट पॉइंट लिख लें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 63 till the 1869, in which novel gas were not discovered। उस टाइम जो है वो नोवेल गैस डिस्कवर नहीं किया गया। इसमें 3 जो है इसका मेरिट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, इसके बाद इसमें हम लोग डिमेरिट के बारे में, कि इसके डिमेरिट क्या क्या है बेटा है। चलो,
यहां लिख दे अब हम लोग लिमिटेशंस, ड्रॉबैक या फिर डिफेक्ट, कुछ भी कह लो, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। हमको तो भाई भले इसमें निकला हो डिफेक्ट, लेकिन हमको तो भाई बहुत अच्छा लगता है इस मामले में कि भाई किसी चीज़ को टेबुलर बनाना अपने आप में बहुत तारीफ की बात है यार, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। पहला इसका है बाबू पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, देखो क्या दिक्कत है, क्या क्या ड्रॉबैक थी। अब देखो एटॉमिक मास पे तो बेस्ड कर दिए सारे इन एलिमेंट्स को, उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे उन्होंने बना तो दिया, लेकिन अब तुम सोचो कि अगर आइसोटोप की बात करें तो जैसे देखो हाइड्रोजन की जो आइसोटोप है, हाइड्रोजन की 1,1 होती है, 1,2 होती है और 1,3 होती है। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब कि वैसे एलिमेंट जिसके पास की एटॉमिक नंबर सेम हो जिसका, और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटियम, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रीटियम, क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। H11, H12, H13 ये मास है, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास है। अब देखो एक ये एटॉमिक नंबर है, तो इसमें देखो हाइड्रोजन की सबकी एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1, 2, 3, मतलब चेंज हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि हम हाइड्रोजन से ही शुरू करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास का रिप्रेजेंटेशन करना, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान से सोचो क्या प्रॉब्लम आएगी, कि यहाँ दो दिक्कत हो रहा है। एक तो कि एक ही अगर आइसोटोप्स को इंक्लूड करते हैं तब एक ही एटम का मल्टीपल प्लेसेस आ जाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन है तो पहले ये हाइड्रोजन कम वाला मास वाला रहेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा मास वाला रहेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा मास वाला रहेगा, और भी ऐसे आइसोटोप्स, जैसे में ऑक्सीजन का 8 और 16 है, O8 और 17 है, O8 और मतलब 18 है, ये दोनों आइसोटोप्स हैं, ये तो रियल होता ही है। तो मतलब फिर ऑक्सीजन आएगा ना, तो ऑक्सीजन 2 बार रहेगा, ऑक्सीजन 17, O8 विद 17, O8 विद 18, डबल पोजिशन हो रहा है। वैसे ही नियॉन के समय आ जाएगा, कार्बन के समय आ जाएगा, ऑर्गन के समय आ जाएगा, बहुत सारे, क्लोरीन के पास हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके आइसोटोप्स जो हैं, उस आइसोटोप्स के लिए जो मतलब पोजीशन होगी वो एक तो मल्टीपल हो जाएगी, और साथ ही साथ इलो का जो है ना, जो कि मल्टीपल पोजीशन होने के कारण इलो को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिए, वो अपने प्रेडिक्टेबल में वो बताए नहीं कि कहां रहेगा। कहने का मतलब है कि मास पे बेस्ड है ना बाबू, तो मास पे बेस्ड है तो इसको रख दिए कि एक वाला हो गया, और फिर ले आ गया लिथियम, हाइड्रोजन के बाद सीधा लिथियम आ गया। तुम देख रहे थे ना, हाइड्रोजन के बाद लिथियम था, तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम हो गया, तो बाकी ये सब कहाँ गया, ये भी तो इसी थैली का चट्टा बट्टा था ना, मतलब इसी का भाई वो था। तो पहले ई हो गया, उसके बाद इसको रहना चाहिए था, फिर इसको रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया कि पहले ये था तो इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको रखते। वो सीधा इसको रखने के बाद, हाइड्रोजन रखने के बाद सीधा लिथियम को लेके आ गए। लेकिन मास पे बेस्ड है तो इसको भी तो पोजीशन मिलना चाहिए। तो एक तो कि ये लोग दोनों का पोजीशन नहीं मिला, मतलब कि आइसोटोप्स को रखने का कोई जगह नहीं बताया। दूसरी बात ये थी कि अगर इसको रख भी देते हैं तो एक ही एटम का मल्टीपल प्लेसेस बन रहा है। तो ये जो कुछ था कि मास को बनाया उन्होंने अच्छा था, लेकिन वहां ड्रॉबैक निकलना शुरू हो गया, ठीक है। तो पहला ये प्रॉब्लम थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन के साथ है कि NaH बना लेता है ये, जिसमें यहां पर निगेटिव बिहेवियर है इसका, ठीक है ना, और यहाँ ये तो पॉजिटिव है ही सोडियम। और एक ये भी होता है कि ये HCl भी बना लेता है। अब यहाँ H जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है और ये निगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन न तो ठीक से पॉजिटिव शो करता है, ठीक से न निगेटिव भी शो नहीं कर पाता। तो ये न तो मेटल के साइड में रहना चाह रहा है, न तो नॉन मेटल के साइड में, डुअल नेचर का है। इस कारण से इसको जो है वो ये हम लोग नॉन मेटल मानते हैं।
अब न ये पॉजिटिव साइड में है न एक निगेटिव साइड में ठीक से है, इस कारण से इसकी पोजीशन भी उन्होंने नहीं बताया। हालांकि बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है एल्कली ग्रुप में, क्यों रखा गया है वो भी हम देखेंगे, बताएंगे जब हम वो लेक्चर को लेकर आएंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझें कि डुअल नेचर होने के कारण कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहा था, इस कारण से न तो उसको मेटल में रखे और न तो नॉन मेटल में रखे, वो बीच में रख दिए थे। ठीक है, तो उसकी भी पोजीशन फिक्स उन्होंने नहीं की थी। तीसरा जो है वो उनका था, वो क्या था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिए। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब क्या है कि जैसे देखो हम छोटा सा पहले बता देते हैं, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है, और इसकी मास जो होती है वो 39.9 होती है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास 39.9 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और मास है 39.1, ठीक है ना, एक पेयर हमने ले लिया। वही हम लोग ले लेते हैं कोबाल्ट 27 और मास जो है इसका होता है 58.9, और एक ले लेते हैं निकल जिसका है कि 28 मास एटॉमिक नंबर और मास होता है 28.7। अब देखो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाओ तुम इसको मत देखो, नंबर को मत देखो, एटॉमिक मास पे ये दोनों को सजाओ। तो एटॉमिक मास 39.1 पहले आ जाएगा और 39.9 बाद में आएगा, समझ में आ रहा है। तो 39.1 वाला पहले रहेगा चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास को ले जाना है, और उसके बाद आ जाएगा 39.9, समझ में आ गया। तो पहले हो जाएगा पोटेशियम और फिर हो जाएगा आर्गन। हालांकि ये बात सच है, हालांकि ये बात अलग है कि उस समय तो सर इनर्ट गैस खोजा ही नहीं गया था। आप कंपेयर काहे कर रहे हैं इसको से, कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब खोजा गया तो यही तो ड्रॉबैक बना उसका, यही तो उसका लिमिटेशंस में आ गया, यही तो त्रुटियां हुई उसके अंदर कि अब खोज दिया गया है तो देखा गया कि ऑर्गन की मास ज़्यादा हो रही है, एटॉमिक नंबर कम है, और ये जो है वो पहले इस बाद में चला जा रहा है। जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले चला जा रहा है, अरे सॉरी, एटॉमिक नंबर कम है वो बाद में चला जा रहा है, और एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है वो पहले आ जा रहा है। मतलब 19 पहले पढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 न पढ़ के पहले पढ़ेगा 19, उसके बाद पढ़ेगा 18, क्योंकि इसकी तो मास ज़्यादा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में सजाया हुआ है। मास जिसका ज़्यादा वो बाद में है और जिसकी मास कम वो पहले। तो पहले पोटेशियम फिर ऑर्गन आ रहा था। ये बात अलग है कि वो खोजा नहीं गया था, लेकिन बाद में खोज दिया गया ना, तो यही प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ठीक है, पहली बात। सेम चीज यहां भी देख लो कोबाल्ट और निकल में। ये बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छे से समझ लो, बहुत ईजी चीज है। कॉपर और निकल में भी देखो, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओगे तो नंबर मत देखो, पहले देखो 58 पहले रहेगा, 58.7 पहले रहेगा, 58.9 बाद में रहेगा, लेकिन देखो 27 बाद में चल जाता है और निकल पहले आ जा रहा है। इस कारण से 28 पहले आ जाएगा, 27 बार, यही रॉन्ग ऑर्डर ऑफ मास है। तो हम यहां एक छोटा सा नोट पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन मेंडलीव प्रेडिक्टेबल इज बेस्ड ऑन, व्हेन मेंडलीव periodic table is based on क्या, increasing atomic masses, then less atomic number but more atomic mass है ना, is goes later and elements having less atomic mass but more atomic number goes later, कम फर्स्ट है ना, कम फर्स्ट। जिसकी एटॉमिक नंबर कम थी और मास ज्यादा वो बाद में चला गया, और जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा थी और एटॉमिक मास वो पहले आ गया। यही ड्रॉबैक था। जैसे 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिया, और ऐसे बहुत सारे पेयर इस पीरियोडिक टेबल में पाए गए थे।
तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। शायद आप लोग को ये दिख न रहा होगा, लेकिन मैंने इंग्लिश में बोला है तो आप कर ही सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट था, एक मेरिट का और एक लिमिटेशंस का, जो कि आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, आई होप, है ना। तो आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और समझते रहिए। अब हम जल्द ही लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया है, और वो लेक्चर है मेंडलीव प्रेडिक्ट, जो है ना वो टेबल के बाद मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल। और मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में तो खैर कहना ही नहीं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, ये भी है, बहुत ही धन्यवाद के काबिल थे, हमने धन्यवाद अर्पण किया भी। और आप सबसे पहले पढ़े तो मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल को जरूर बनाएं, मतलब उससे बहुत कुछ मिलेगा कंसेप्ट, है ना। हालांकि साइंटिस्ट जितने भी हैं सभी काबिल तारीफ़ हैं। अब कोई भाई साइंटिस्ट बना है तो वह बिना काबिल तारीफ़ हैं, तो हमारे तुम्हारे जैसा चंड तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, होंगे ही पढ़ने में। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, जल्द ही हम लोग मिल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद।